जब राहु देव आपकी पत्रिका के दशम भाव में बैठे हुए हों, मतलब आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हों, तो केतु का, जो कि राहु के बिल्कुल उल्टे होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं 180 डिग्री पर, सप्तम भाव में बैठना, जो कि आपका चतुर्थ स्थान, आपकी माता का सुख, भूमि भवन वाहन का स्थान कहलाता है, आपका सुख स्थान कहलाता है, वहाँ बैठना जायज है। ऊपर से जब शनिदेव वक्री हों तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम डिस्कस करने वाले हैं आज मिथुन राशि के शनि के गोचर और राहु और केतु की वर्तमान परिस्थितियों पर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, और क्या है कि मिथुन राशि में 9 जुलाई को राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ये राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के स्थिर नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं, और शनि के नक्षत्र में जाने के पश्चात या जाने से पहले इन्होंने आपको क्या रिजल्ट्स दिए होंगे, इस पर एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको अत्यंत सरल उपाय बताऊंगा आपके राहु, आपकी केतु की शांति के लिए, और आपके शनि से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकैप में वर्तमान स्थिति में राहु देव 30 अक्टूबर 2023 को आपके दशम भाव में अर्थात आपके कर्म भाव में आ गए। शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं अर्थात आपके नवम भाव में। 29 जून को शनिदेव यहाँ पर वक्री हो चुके हैं, और डिग्री शनिदेव की एक घट गई है। पहले 25 डिग्री पे थे और अब 24 डिग्री पे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में राहु और केतु दोनों ही ग्रहों की जो डिग्रीज हैं वो पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, अर्थात कि 15 डिग्री के हो चुके हैं। यहीं से राहु और केतु का पूर्ण रूप से बली हो जाना स्पष्टतः परिलक्षित होता है। जब हम राहु की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो चंद्रमा के नक्षत्र में चलने वाले केतु की चर्चा इसलिए भी आवश्यक हो जाती है कि चंद्रमा और केतु की शत्रुता है, और जब राहु दशम भाव में बैठे हों तो केतु स्वाभाविक बात है कि आपके चतुर्थ भाव में निश्चित तौर पर बैठे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अंत तक जरूर देखें, निवेदन है। राहु देव ने जो स्थितियों का निर्माण किया आपके लिए, वो आपके कार्यक्षेत्र में, यदि आपकी पत्रिका में राहु, केतु और शनि ये अगर पीड़ित नहीं हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हैं, अगर अपने ग्रुप में शामिल हैं, तो आपको इस तरह के परिणाम शायद नहीं देखने को मिले हों। अन्यथा जिनकी भी पत्रिका में ये पीड़ित हैं, वहाँ पर राहुदेव, शनि और केतु ने अपने दुष्परिणाम निश्चित तौर पर ही दिखाए होंगे। शुरुआत करते हैं हम केतु से। देखिए, केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर माना जाता है, और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि केतु अभी चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु की शत्रुता ये जग जाहिर है, और केतु देव यहाँ पर 4 दिसंबर तक रहने वाले हैं। यहाँ बैठकर केतु देव आपको आपकी माता की तरफ से
कष्ट दे सकते हैं, आपको भूमि भवन के किसी न किसी भटकाव में उलझा सकते हैं। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए कि केतु देव ने आपको, अगर इस दौरान आपने ये प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं में निश्चित तौर पर फंसाया होगा, क्योंकि राहु की भी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। राहु देव आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर आपके कार्मिक जो रिलेशंस हैं, मतलब यहाँ आप काम कर रहे हैं, यहाँ आपके बॉस हैं, बॉस के साथ में आपके रिलेशंस में कुछ न कुछ कटुता की स्थिति का निर्माण अवश्य कर रहे होंगे। केतुदेव चतुर्थ भाव में बैठकर आपके स्थान परिवर्तन का योग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ग्रहों को ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ग्रह को पकड़ें और दूसरे ग्रह को छोड़ दें, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब यदि राहु देव आपके दशम भाव में बैठकर आपके कार्यस्थल पर विषमताएं खड़ी कर रहे हैं, आपके बॉस के साथ में रिलेशंस खराब कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठकर केतु देव आपके लिए उन परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं कि आप अपने कार्यस्थल से या अपने निवास स्थल से दूर हट जाएं। इसकी वजह से आपको जो मानसिक अवसाद की स्थिति का निर्माण हो रहा है, यह केतु के हस्त नक्षत्र में जब तक ये चलेंगे तब तक तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। अंत में मैं आपको कुछ समाधान बताऊंगा, अगर आपको उचित लगे तो आप कर सकते हैं। वहीं क्या हुआ है कि 29 जून को शनिदेव बकरी हो गए। बकरी होकर शनिदेव, जो कि आपके नवम भाव में बैठे हुए थे, अब आपको अष्टम भाव के फल भी देना शुरू कर देंगे। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? पहले तो ये कि शनिदेव भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य में बाधाएं लगा रहे थे। चलिए, वो बाधाएं थोड़ी कुछ हद तक कम होंगी और अष्टम भाव के रिजल्ट्स जो आपको मिलने थे, अष्टम भाव के रिजल्ट्स में देखिए, जो आपका अकल्ट के प्रति, ज्योतिष तंत्र मंत्र के प्रति रुझान होगा। आपका जो ससुराल है, आपका जो ससुराल पक्ष है, वो भी अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। आपको अपने इन-लॉज से, आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ धन लाभ होने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ अष्टम भाव जो है वो आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। आकस्मिक धन लाभ कैसे? कि कहीं से किसी वसीयत की प्राप्ति हो जाना या किसी इंश्योरेंस के माध्यम से आपको पैसा मिल जाना भी वक्री शनि के लाभ के रूप में देखा जा सकता है। अब जब राहु देव शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो चूंकि ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, राहु केतु शनि और शुक्र, बुध को बैगन कहा जाता है थाली का, या बिन पेंदी का लोटा कहा जाता है। जिस तरफ वो ज़्यादा वजन देखते हैं उस तरफ लुढ़क जाते हैं, तो इसलिए बुध को हमेशा बीच में रखा जाता है। राहुदेव जब शनि के उत्तराभाद्र नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये आपको नवम भाव के परिणाम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब शनि से एक घर आगे राहु है तो ये शनिवत राहु कहा जाएगा। देखिए, कहा जाता है कि जब राहु से 6 घर आगे, जब शनि से 6 घर आगे राहुदेव होते हैं तो वो शनिवत राहु होते हैं, और यदि शनि आगे होते हैं तो वो राहुवत शनि हो जाते हैं। यहाँ पर राहुदेव आपको शनि जैसे प्रभाव देना शुरू कर देंगे, कर चुके हैं। अब आपके भाग्य भाव में जो अभी तक अड़चनें आ रही थीं, जो आपके भाग्य में रुकावटें आ रही थीं, वो रुकावट आप देखेंगे कि धीमे धीमे दूर होना शुरू हो जाएंगी, खासकर 137 डेज के लिए शनि की वजह से। राहुदेव की जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण राहुदेव आपको कहीं ना कहीं से येन केन प्रकारेण, देखिए राहु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समर्थ हैं,
येन केन प्रकारेण आपकी धन लाभ की स्थितियों में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे। ये आपके 8 माह के लिए है। मतलब अभी आप मान लीजिए कि 9 जुलाई से लेके 8 माह मतलब मार्च तक ये स्थितियाँ चलने वाली हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है दोस्तों, क्योंकि राहु हैं तो आपको वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। साथ ही अपने भोज्य पदार्थों पर आप किसी नशे की तरफ आकृष्ट ना हो जाएं, क्योंकि राहु देव ऐसा कर सकते हैं। आप किसी नशे की गिरफ्त में आ सकते हैं। अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा ले जाते हैं तो राहुदेव निश्चित तौर पर आपको धन लाभ कराने की स्थिति में आ जाएंगे। वहीं राहुदेव की सप्तम दृष्टि जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। 4th हाउस मतलब आपका माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख। माता के स्वास्थ्य में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी राहुदेव चूंकि शनि के नक्षत्र में आए हैं, स्थिर नक्षत्र में आए हैं, तो केतु देव को थोड़ा सा हल्का करने का प्रयास करेंगे और आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख अवश्य दिलवा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और ऐड है इसमें कि राहु देव की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी पड़ रही है। षष्ठम भाव किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। राहु देव की जहाँ दृष्टि पड़े है वहाँ शत्रु नहीं टिक सकता, मतलब आपके शत्रु तो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। डेफिनेटली है, आप बात गांठ बांध लीजिए। लेकिन यदि आप कोई भूमि, भवन अथवा वाहन लेने का विचार बना रहे हैं तो आपको अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए ही लोन अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप गाड़ी खरीदने गए थे 5 लाख की और ख़रीद के ले आए 15 लाख की। क्योंकि राहु हमेशा एक्सपेंशन का कारक है, ये आपकी सोच को एक विस्तार देता है, उस लेवल तक जाके आपको सोचने पर मजबूर कर देता है जो कभी कभी आपकी हैसियत से बाहर हो जाता है। तो राहुदेव यहाँ बैठकर आपके लिए कर्ज की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि इससे आप बचने का प्रयास करें। अब बकरी शनि की जो दृष्टि है ये आपके लाभ भाव पर अभी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपको लाभ में अड़चने आती। देखिए, भाग्य भाव में बैठा हुआ शनि और तीसरी दृष्टि से जब वो आपके लाभ भाव को देख रहा था तो आपको मतलब कहना चाहिए कि जो एक लाभ, जो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने बिजनेस से, अपने जॉब से या किसी भी चीज़ से, तो उसमें शनिदेव कहीं ना कहीं एक बाधा लगाते हुए नज़र आ रहे थे, जो अब आपकी हटना शुरू हो गई होंगी। 137 डेज़ के लिए आप इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही थी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध निश्चित तौर पर ख़राब हो रहे होंगे। अब उनमें सुधार आना शुरू हुआ होगा। और ये 137, देखिए छोटे भाई बहन है, माफ़ कर दीजिए, है ना, गलती होती है, छोटों से होती है। और बड़े लोग क्या करते हैं, शनि तो ऐसे ही बुजुर्ग हैं, तो शनि क्या कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, लेट्स गो, आगे बढ़िए, है ना। तो ठीक है, छोटे भाई बहन है, गलती की उन्होंने, उसके लिए उन्हें क्षमा करिए, उन्हें दिल से गले लगाइए और पुनः आगे बढ़िए। क्योंकि छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन ही आपके पराक्रम में आपके सहयोगी होते हैं। क्योंकि 3rd हाउस पे दृष्टि है तो आपका पराक्रम, अगर आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके पराक्रम में, आपके साहस में बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वहीं अभी तक जो आप कुछ डिसीजन लेने में अड़चने आ रही थी आपको, वो अड़चने आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अब इसके बाद शनि की, वक्री शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें भाव पर पड़ रही है, वही जहाँ राहु की पड़ रही है 6th हाउस पर, रोग, ऋण और शत्रु में। तो देखिए यहाँ पर शनि, जहाँ राहु आपके शत्रुओं को खत्म करेंगे, वहीं शनिदेव की वजह से जो आपके दबे छुपे हुए शत्रु हैं ना, वो निकल कर सामने आएंगे। मतलब आप इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो जिसे कहते हैं कि चुन चुन कर ख़त्म करना। तो शनिदेव और राहुदेव की नवम दृष्टि और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जब आपके 6वें भाव पर पड़ रही है तो ये चुन चुन कर आपके शत्रुओं को खत्म करेंगे।
बस आपको सावधानी यही बरतनी है कि किसी भी बड़े ऋण में नहीं फंसना है। ये आप ये पीरियड निकाल ले जाइए और आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी सहज सुलभ होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम उपाय की। देखिए, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ना, वो शनि का स्थिर नक्षत्र है और इसके देवता अहिर्बुधन्य हैं। अहिर्बुधन्य जो हैं उनके 2 सिर हैं और 1 पैर है, मतलब सांप का रूप है वो, और उनको शेषनाग की संज्ञा भी दी जाती है। राहु और केतु को भी नाग के रूप में ही देखा जाता है। नाग पंचमी का त्यौहार हमारा आने वाला है रक्षाबंधन के आसपास। आप किसी सुनार के यहाँ जाएं, 2 चांदी के तार से, मतलब चांदी के 2 तार लें और उन्हें नाग नागिन के रूप में सुनार से कह दें कि बना दें। वो नाग नागिन को लेकर आपको उसका विधिवत पूजन करने के पश्चात नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। आप मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, जो भी मेरे, अगर मान लीजिए कि किसी पर कोई कालसर्प दोष है तो कालसर्प दोष का इससे अच्छा उपचार और कोई नहीं हो सकता। ये वर्ष भर में एक बार आने वाला त्यौहार है और भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं ही नागों के देवता, है ना। तो करबद्ध निवेदन करिए कि हे प्रभु, मेरे जो भी गलतियां हों उन्हें क्षमा करें और ये नाग नागिन का जोड़ा स्वीकार करें। आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक निश्चित तौर पर जलाएं। उसमें थोड़े से 1 चुटकी अगर आप काले तिल डाल देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, केतु के लिए ओम केम केतवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप निश्चित तौर पर कीजिए। केतु आपको स्थान परिवर्तन का जो योग बना रहे हैं, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का निश्चित तौर पर 108 बार जाप प्रतिदिन शुरू कीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का निश्चित तौर पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।